बीजेपी को झारखंड में बदतरीन शिकस्त, मोदी की मकबूलियत में कमी। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात का प्रोग्राम दुरुस्त सम्त में गामजन, IMF। अदलिया एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, चीफ जस्टिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं यासिर रहमान और मेरे साथ हैं फारूक पुताफी। फारूक कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से जनाब, और यकीनन हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। 92126439 921264 ये दो राब्ते के नंबर्स हैं। अब से कुछ देर बाद आप बराह रास्त कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, और शुक्रिया आप कॉल भी करते हैं और मौज़ूआत के हवाले से इज़हार ख्याल भी करते हैं, और बहुत ही रेलेवेंट डिस्कशन होती है। दैट आई रियली अप्रिशिएट जो आपकी कॉल्स आती हैं। जनाब, हम बात करें भारत के हवाले से। भारत में हिंदुत्व हुकूमत, मोदी की जो सरकार है, उसने जो काम किया है कैब की सूरत में, उससे पहले 5 अगस्त की सूरत में, फिर बाबरी मस्जिद की सूरत में, इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो इनका जो माइंडसेट है, हिंदुत्व माइंडसेट या फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, उसकी ये तर्जुमानी करता है। और उसी के स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अब जो मरदमशुमारी जो है वो अगले साल मरदमशुमारी भी की जाएगी। और क्रिटिक्स का ये कहना है कि मरदमशुमारी बुनियादी तौर पे एक और इंस्ट्रूमेंट है उन लोगों को, उन अकलियतों को साइडलाइन करने का, कि जब इनके पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा तो उसके बाद फिर उनके साथ भी वही सलूक होगा जो असम में बसने वाले मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, और जिसके ऊपर एहतजाज बहुत ज्यादा तादाद में हो रहा है। अब इंडिया की आवाम इसको कैसे ले रही है, ये भी एक सवाल है यहाँ पे। और इंडिया की आवाम ने बता दिया है, झारखंड के जनाब रियासती इंतखाबात हुए हैं, वहां पे जो रियासती इंतखाबात हुए हैं उसमें बीजेपी को बदतरीन शिकस्त हुई है। बीजेपी ने सिर्फ 28 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि उनकी जो मद्दे मुकाबिल जमातें थी जिनमें कांग्रेस की और वहां की रियासती जमात थी, उसने 42 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी है। और इसके बाद यकीनन इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आवाजें सामने आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ गया है कि ये मामला जो कश्मीर से शुरू हुआ था वो भारत के अंदर दाखिल हो चुका है, और भारत के अंदर दाखिल होने में सबसे पहला टारगेट मुसलमान थे। उसके बाद ये टारगेट मुसलमानों के बाद सिख होंगे, फिर क्रिश्चियंस होंगे, फिर उसके बाद जो दलित हैं या निचली जात के हिंदू हैं वो होंगे, और बाकी जो बसने वाली अकलियतें हैं वो होंगे। बुनियादी तौर पे कॉन्सेप्ट यही है, MS कुलवाकर की जो किताब है, कि जो अगर हिंदू रहेगा तो उसको वो दर्जा मिलेगा जो दर्जा हिंदुत्व में मिल सकता है, लेकिन जो हिंदू नहीं होगा, जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखेगा, वो सब्जेक्ट्स के तौर पे भारत के अंदर रहेगा। ये है सारा मामला जो कि अभी तक चल रहा है, जिसके नतीजे में एहतजाज हो रहा है, और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये पैगाम उनका पहुंच चुका है। और इस पैगाम को रियलाइज करते हुए लोग सड़कों पर निकले हैं, और सड़कों पे जो मामलात हैं वो न सिर्फ सड़कों पर निकल रहे हैं, बल्कि भारत की हुकूमत या उनकी यूनिवर्सिटीज की तरफ से अब किसी बच्ची को अगर गोल्ड मेडल भी दिया जाता है तो उसने गोल्ड मेडल लेने से भी इनकार कर दिया है। वो स्टोरी भी आपसे शेयर करेंगे, वो इनकार क्यों हुआ, उस बच्ची के साथ किस बुनियाद पे क्या सलूक हिंदुस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, इसका भी यादा करेंगे, और जो कुछ कैबिनेट के डिसीजंस हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। फारूक साहब, पहले तो जरा बात कर लेते हैं जनाब, झारखंड में ये बड़े वहां पे जिसे कहते हैं कि तबले जंग बजाया करते थे, और ये अपनी फतह की जश्न मनाया करते थे कि वहां पे इनका बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। माजी में 37 नशिस्तों पे 38 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल करके इन्होंने हुकूमत बनाई थी, और अब उनके जो CM हैं, जब उन्होंने शिकस्त तस्लीम की तो उन्होंने कहा जी बीजेपी की शिकस्त नहीं है, मेरी शिकस्त है, यानी बीजेपी के ऊपर किसी किस्म की कोई बात ना है। हालांकि सबको मालूम है कि ये जो शिकस्त है बुनियादी तौर पे अमित शाह
मोदी और अजित डोवल, ये जो नेक्सस है तीनों का, डेवल्स नेक्सस है, इसकी नतीजे में जो चीजें सामने आ रही हैं उसके ऊपर रिएक्शन अवाम का आया है। मेरा ख्याल है ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल, आपने अजित डोवल का कहा। अजित डोवल तो प्राइमरीली नेशनल सिक्योरिटी का बंदा है। अंदर जो खास तौर पे रोल प्ले किया है, ये आपने सही फरमाया कि मोदी और अमित शाह है, और तीसरा योगी आदित्यनाथ जो है, जो कि यूपी का सीएम है, वो असल में उसका नाम अजय भिष्ट है। तो वो इन लोगों का बेसिकली जो है, इन्होंने वहां पे जाके कंपेन्स की थी और इनको कहा जा रहा था देवर स्टार परफॉर्मेंस। अच्छा, ये झारखंड की जो सारी स्टोरी है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आपको नजर आते हैं। ये ट्रिकी इशू है। एक तो ये है कि 2014 के अंदर जब इनकी हुकूमत आई तो उस वक्त से अभी तक जो मामला चल रहे थे, ये लिंचिंग के जो वाकयात हैं सबसे ज्यादा झारखंड की रियासत में होते रह गए, और इसका ख्याल था कि यहाँ पे काओ जो गाय का है वो बहुत ज्यादा इशू है, कंसर्न है, तो इस वजह से लोग सेंटिमेंटल होंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि अभी जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम कहते हैं उसको, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इन तीन पार्टीज ने मिलकर 47 सीटें निकाली हैं। राइट, ये एक साइड पे सब्सटेंशियल है, लेकिन ये याद रखिएगा फिर भी बीजेपी का नंबर इतना कम नहीं है। हाँ, अच्छा। हालांकि जो सेंट्रल झारखंड है जहां पे उनका स्ट्रांग होल्ड था, वहां पे भी इनको सीटें मिल गई। दूसरा एक और कंसर्न या एक और एस्पेक्ट जो आपको देखनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर कहा जाता था जब कांग्रेस की हुकूमत थी कि अब जो है इंडिया में किसी की भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं आया करेगी, सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टीज होंगी और कांग्रेस या बीजेपी उनके साथ अलायंस बना के हुकूमतें बनाया करेगी। फिर हमने सारे प्रोसेस को उल्टा होते देखा। लेकिन अब जो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस ने अभी यूपी में भी गवर्नमेंट बनाई है, तो कांग्रेस की हुकूमत नहीं बनी है, आपको पता है किसकी बनी है। राइट, तो जो मसला हो रहा है कांग्रेस के साथ या एक नेशनल पार्टी के साथ, वो ये है कि जब वो बीजेपी से मुकाबला करने जाती है तो उसी के रंग में रंगी जाती है। उसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह जो है वो सोनिया गांधी जी है, जिनका मामला ये है कि शी इज अ फॉरेनर। राइट, तो उन्होंने जब इंडिया को एक्सेप्ट किया तो उन्होंने इंडिया को हर कलर में एक्सेप्ट किया, और उनको शायद कहीं जाके ये पता नहीं चलता है कि कहां पे हिंदुस्तानियत के मुकाबले में हिंदुत्व जो है वो ताकतवर हो गया है, और उसको वो फिर बहुत ज्यादा प्लेकेट करती है। अब इसका क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी है वो वीक विकेट पे चली गई और उसके बाद वो जो है अब कामयाब नहीं होगी। इस मामले को भी लेके बहुत तबसरा और चर्चा हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी क्लियरली बात बता दूं, बिहार के इलेक्शन जब हुए थे, अगर आपको याद हो 2015 या 2016 में मेरे ख्याल में हुए थे, तो उस वक्त कहा गया कि देखो ये जो है ना जीत गए, बीजेपी हार गई और अब बीजेपी नहीं रहेगी। लेकिन रीजनल जो सेटबैक्स होते हैं उसके बावजूद पूरे मुल्क के अंदर जो खौफ की एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखी है बीजेपी ने, जिसका मुकाबला अब ये प्रोटेस्टर कर रहे हैं, उसके नतीजे में हमेशा नेशनल इलेक्शन में बीजेपी लॉन्ग गेम में कामयाब हो जाती है। तो इसको ये ना समझिए कि बीजेपी जो है वो इलेक्टोरली डिफीट हो सकती है इमीडिएटली। मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोटेस्टर काम कर रहे हैं वो मनवा के छोड़े कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंदर तरमीम लाई जाए और उसके अंदर मुसलमान भी शामिल किए। ठीक है जी, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अब्दुल शकूर सुमरो कराची से अर्ज कर रहा हूँ। जी सुमरो साहब, हुक्म कीजिए। जनाब, पहले भी ये इनका सेक्युलर जो इज्म था ये फेल होता रहा है, मगर अभी जो ये मर्दमशुमारी कराएंगे, मेरी अल्लाह पाक में पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे और इंशाल्लाह इसके हिंदुस्तान के 15 टुकड़े होकर रहेंगे। मेरी अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। जी ठीक है, आपने अपने आप मौक़िफ़ दिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, तारुफ कराइएगा जी, आवाज आ रही है? अच्छा जी, पता नहीं जनाब जी फारूक साहब। हाँ, पता नहीं आप जो है ना बटन दबा रहे थे या चले गए। बहरहाल ये बटन तो दब रहे हैं भाई, ये आवाज दबा दीजिए। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और मामला भी आपको बताऊं
कि कल के रोज एक और काम हुआ है, और वो ये है, दो बल्कि वाकयात हुए, एक सऊदी अरब में हुआ है और एक कतर में हुआ है। एक भाई साहब जो है वो इंडियन नेशनलिटी के सऊदी अरब में काम करते थे और उन्होंने ट्वीट किया है और उसके अंदर कहा है कि नरेंद्र मोदी एक जो है मंदिर अब मक्का में बनाओ, ठीक है, और उसके बाद उसका अरेस्ट कर लिया गया। बहरहाल उसने शहजादा जो है उनके बारे में, क्राउन प्रिंस के बारे में भी अच्छी खासी वल्गर जबान इस्तेमाल की थी। दूसरी साइड पे कतर के अंदर एक डॉक्टर ने माइनॉरिटीज और मुसलमानों को खासतौर पे वेस्ट डिक्लेयर करते हुए कहा कि ये जो है ना कूड़ा करकट को आग लगा के और ये जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जल रहा है। तो उसके ऊपर वो भाई साहब भी बिल आखिर, क्योंकि लोगों ने कहा कि उस अस्पताल का बाइकआउट कर दो, तो उन्होंने इस्तीफा दिया और इंडिया में आ गए। ठीक है, ये आपको क्या शो कर रहा है? मोदी ने कहीं पे अपनी एक्सपैट कम्युनिटी को मेंटली डैमेज कर दिया सही। और इस तरह के लोगों की वजह से ही मोदी जो है वो अपने मुल्क में बैठा भी है और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इन तमाम चीजों को आपको देखना पड़ेगा। झारखंड की जो रिजल्ट है वो एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन दूसरी साइड पे ये याद रखिएगा कि बीजेपी नाकाम भी हो जाए, अगर अपने दुश्मन को भी अपना जैसा बना दिया तो ये बहुत बड़ी कोई फतह नहीं है सेकुलरिज्म की या मॉडरेशन की या फिर प्लूरलिज्म की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फरूख साहब। अच्छा, मेरे थोड़ा सा मैं आपकी जो बात है उससे एक और उसका जो पहलू है बयान करने की कोशिश करूंगा। आपने माजी की बात की कि माजी में रियासती इंतखाबात में बीजेपी को कहीं कहीं नाकामी हुई, लेकिन उन्होंने जो आम इंतखाबात थे कौमी सतह के ऊपर उनमें कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन फरूख साहब ये भी देखिएगा कि माजी में जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है वो भी नहीं हुआ था इतने बड़े पैमाने के ऊपर। असम से मामला शुरू हुआ और पूरे मुल्क के अंदर फैल गया। 25 लोग इस वक्त तक सर लुक़मा अजल बन गए हैं इन मुजाहरों की सूरत में, और हुकूमत ने जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया, ह्यूमन राइट्स वॉच चीख पड़ी है कि इस वक्त ब्रूटल जो एक्ट ऑफ वायलेंस है वो इनकी जानिब से किया गया है। तो मेरा ख्याल है जो राय आमा है वो इस हद तक अब हमवार हो चुकी है इनके खिलाफ कि अब जहाँ कहीं और भी मामला रियासती होंगे या बाकी मामला होंगे उनमें। और दूसरा सर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इकॉनमी की जो सूरत हाल है, पहले इन्होंने इकॉनमी को काफ़ी हद तक जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए कभी डीमोनेटाइजेशन की बात की, कभी इन्होंने कुछ और बात की, लेकिन अब इनका जो मामला है बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। इंडस्ट्री मुस्तकिल तौर पे इनकी आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कहाँ पे जा रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखें तो अब की सूरत हाल पहले की सूरत हाल से बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद सूरत हाल इस वक्त हम कह सकते हैं। लेकिन जी अभी क्या होगा इसके हवाले से कॉलर से बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर फरूख साहब कभी इसके ऊपर टेक लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, तारुफ कराइएगा। सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अब्दुल माजिद खान। जी जनाब हुक्म कीजिए। सर हुक्म नहीं है, अर्ज है सर। मुझे कहना ये है कि जिस तरह हमारी गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, स्पेशली बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, बहुत सारे मसले मसाइल हमारे अपने मुल्क में भी हैं। तो इस जरूरत इस अमर की है कि अब हम अपने गवर्नमेंट को उस तरह सपोर्ट करें कि हम अपनी गवर्नमेंट को मुत्तहिद करें। हमारे दरमियान इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, कश्मीर के इशू को हमने इतना दबा दिया है, जिस तरह प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब ने फैलाया था, अब जिस तरह मोदी पूरी दुनिया में जलील हो रहा है वो इमरान खान साहब की कोशिशों का नतीजा है। अब हम लोग खुद को मुत्तहिद करके उस प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क को लेकर जाएं कि जहां पॉजिटिविटी का लेवल हो। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं सर कि अभी लास्ट टाइम कोलालमपुर पे समिट हुई, खान साहब ने शिरकत नहीं की, बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। क्या मैं भाई साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर हमें ज्वाइन किया, बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, हसीर भाई और फरूक भाई, इम्तियाज पाकिस्तानी कराची से बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब वेलकम। जी सर, बात दरअसल ये है कि बीजेपी को जो झारखंड में शिकस्त हुई है ये दरअसल शिकस्त नहीं है, बल्कि ये आगाज है इस फिरौन तबीयत आदमी के लिए वो नाबूद होने का। देखें कश्मीरी तो वाकई नियत पे मजलूम और बेगुनाह थे, और इतने ज्यादा बेगुनाह थे कि उनको जुल्म करके उनका हशर नशर कर दिया, मगर खुदावंद ताला ने जो है इसको आईना दिखा दिया। इसकी लगाई आग पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है, और मैं उनको शाबाशी देता हूँ हिंदुस्तान के वो लोग कि जिन्होंने बहुत जल्दी इस दरिंदा सिफत इंसान को पहचान लिया। सॉरी इंसान कहना इंसान की तौहीन है, अभी भी बाज आ जाए, वरना कम से कम 20 से 25 पाकिस्तान बनेंगे और तमाम पाकिस्तान बहुत मजबूत और स्ट्रांग बनेंगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद। चले, बड़ी मेहरबानी जनाब। दरखास्त कर दूं और आपकी बात से यासिर साहब की बात को जोड़ता हूं। यासिर साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि इंडिया के अंदर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। इंडिया का आपने 25 अमवात की बात की। इंडिया की टोटल आबादी है 1.3 अरब, ठीक है। उसके अंदर उनका मीडिया जितना बिका हुआ है और जितना फजूल हो गया है, उसके मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि दूसरे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से नौटंकी और बिक गया है, उसकी वजह से ये होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देते हैं। ख़ासतौर पे यूपी के अंदर जो है जो अमवात हुई है उसको देखिए कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो है वो वर्दियों में जाके बिल्कुल हुंडों की तरह आगे लगा रही है। लेकिन एक दरखास्त है, अभी जो इम्तियाज साहब कह रहे थे कि मोदी का असल चेहरा सामने आ गया, तो मोदी का चेहरा तो सरकार 2002 में आ गया था, जब उसने 2000 बंदों को शहीद कर दिया था, मार डाला था। सही बात। उसके बावजूद जो है वो वजीर आजम बन गया, और यूपी जो है उसका जो सीएम है वो भी कोई मामूली हुंडा नहीं है। आज मैं देख रहा था चार्जशीट, उसके ऊपर एकदम में कत्ल के कितने केसेस हैं। अगर आप इनको देख लें, और फिर ये इंडिया के अंदर एक ज़ाइडगीस्ट है जो आरएसएस जिसको चला रहा है, और वो एक एक करके हर चीज को फैलाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आज के दिन पता है इन्होंने टेक्निक क्या शुरू कर दी है। इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रही है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को मिला के है कि इसके बाद जैसे आपने फरमाया पहले मुसलमानों को टारगेट करेंगे, उसके बाद क्रिश्चियंस को करेंगे, सिखों को करेंगे और दलित्स को करेंगे, और फिर पता नहीं किस किस को करेंगे। लेकिन अब इन तमाम कहानियों के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है, अब मीडिया के ऊपर स्पिन क्या चल रहा है, और जी एनआरसी अभी नहीं हो रहा, जी अभी नहीं हो रहा, ठीक है। मामला ये है आपने सीएए के अंदर वो स्पेस क्रिएट कर दी जिसकी वजह से हिंदू माफ हो गए, जिसकी वजह से मुसलमान पकड़े गए। कल को 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद आप एनआरसी कर देंगे, और उसके बाद जो होगा एनआरसी के अंदर मुसलमानों को साबित करना पड़ेगा कि हम कहाँ के। कैब प्लस होगा। हाँ जी, और दूसरी साइड पे, और वो कैब हो गया ना, अब कैब प्लस होगा वो। हाँ जी, जो कैब प्लस या एनआरसी है उसका मसला ये है कि अगर उसके अंदर से मुसलमानों का नाम ऐड या बाकी सबका डिलीट नहीं किया जाता है, तो आपने परमानेंटली स्पेस क्रिएट कर दी। इसका मतलब ये इंडिया के अंदर एक और चीज नॉर्मलाइज हो गई। आपने एमएस गोलवालकर की बात की, उसने कहा था कि माइनॉरिटीज विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ देयर राइट्स एंड दे विल लिव as second-rate citizen to be expelled whenever the majority wants। वही करने जा रहे हैं ये लोग। ऐसे ही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं जी? तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? कहां साहब से सर जी, आपका नाम हम बोलिए गया, लेकिन बात कीजिए सर। मैं यही बात करना चाहता था कि ये जो इंडिया की मीडिया है, झूठ का तो इन्होंने 24 घंटे पुलंदा बंधा हुआ है, ये साथ ही रखते हैं झूठ, ठीक है, टोटली झूठ। तो अब हम इनकी कितनी ज्यादतियां सहेंगे? चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, आपका पॉइंट आ गया। चीमा साहब एक जुमला मैं कह दूं, आपने जो खास तौर पे बात की ना इंडियन मीडिया की, तो उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि माजी में भी इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा कंप्रोमाइज होता था, कश्मीर के ऊपर कभी सच नहीं बोलता था। झूठ बोलना और बात है, कौमी इंटरेस्ट में शायद बोल भी लेता होगा, कौमी मफाद में। लेकिन अब जो हुआ है वो ये है कि वो लोग जो हिंदुत्व को कौमी मफाद समझना शुरू हो गए, वो लोग टीवी पे आके बैठे। उसकी वजह ये है अंबानीज और अडानीज ने ज्यादातर टेलीविजन स्टेशन खरीद के उनको टीवी अड्डा बना दिया, और उन टीवी अड्डों में वो लोग बैठे हैं जो कि कारोबार करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। और हिंदुत्व का एक और चेहरा आपको टीवी पे भी नजर आएगा, जैसे हमने उनकी अदलिया में देखा, बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन है। अच्छा, एक अभी मैं इब्तदाइया में जो बात की थी एक बच्ची के हवाले से, रबिया अब्दुल करीम इनका नाम है, और इन्होंने पांचेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। 27वें कॉन्वोकेशन में इनको गोल्ड मेडल मिलना था, लेकिन क्योंकि जो भारतीय सदर हैं रामनाथ, उन्होंने आना था, तो उन्होंने, क्योंकि इन्होंने हिजाब पहना हुआ था, तो इनके हिजाब की वजह से जो पुलिस थी फारूक साहब, उस पुलिस ने इस बच्ची को बाहर निकाल दिया। अब जुल्म देखें कि इस हिजाब वाली बच्ची को बाहर निकाला गया, बाकी जो बच्चे थे या हिंदू थे, मैं तो यही कहूँगा, ये किसी और कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले थे, उनको इनामात प्रेसिडेंट से दिलवाए गए, उनको इनामात और मेडल्स दिलवाए गए। उसके बाद जब प्रेसिडेंट चले गए
तो बाहर से इस बच्ची को वापस बुलाया गया और इसे गोल्ड मेडल भी दी, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट है ज़राया इब्लाग आमा में, इसने जो है वो किया, ग्रेजुएशन किया 1 साल पहले, तो इसको गोल्ड मेडल देने की कोशिश की गई और सर्टिफिकेट, इसने गोल्ड मेडल लेने से इनकार कर दिया और इसने उस वक्त ये बात की, इसने कहा कि मेरे साथ ये सलूक किया गया है, अब मैं ये गोल्ड मेडल जो है ये वापस करती हूं और मैं उन जो बच्चे एहतजाज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके साथ मैं सॉलिडारिटी का इजहार करती हूं। तो ये बहुत बड़ी चपेड़ है भारतीय जो निज़ाम तालीम है, मैं उस हवाले से भी कह सकता हूं, जो मुंतज़म है इनके उस हवाले से भी, कि इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन फारूक साहब, इतनी बड़ी तखसीस कि जो सदर है उससे किसी मुसलमान को आपने मेडल नहीं दिलवाना और इनाम नहीं दिलवाना और बाकियों को दिलवाना और उस मुसलमान को बाहर तब तक रखना जब तक सदर अंदर आए। ये रवैया, इस रवैये से कैसे ये मुल्क आगे चल सकेगा? बात कर लेते हैं जी, कॉलर हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहे हैं, तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी कौन साहब, कहां से? जैताबाद से बात कर रहा हूँ, तारिक मुगल। जरा मुगल साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? ये जो कश्मीर में हो रहा है हमारे मुसलमानों के साथ, ये क्या दुनिया कुछ नहीं देख रही? अभी भी सारी दुनिया चुप बैठी हुई। अगर थोड़ा बहुत मुसलमान कर रहे हैं तो उससे एक स्कैंडल खड़ा हो रहा है। जो हमारे साथ हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो चुप। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, हमारे जो सियासतदान है अभी अपने नाखून ले, छोड़े अभी अपने मसलों को, हम हमारे मुसलमानों को देखें, हमारे कश्मीर को देखें, अल्लाह का वास्ता है। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेरे ख्याल में दुनिया को दिखाना पड़ता है और अगर आप डेली एडवोकेसी नहीं करेंगे तो फिर दुनिया नहीं देखेगी। हमारा मसला ये है कि हमारे मीडिया वाले हों, हमारे पॉलिटिकल ऑपोजिशन हो, ज्यादातर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं और वो असल जो इस तरह के ज़मीनी हकाइक वाले मसाइल हैं उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। अगर वो करें तो फिर मामला बहुत बेहतर हो सकते हैं। यासर साहब आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी चल रहा है जिसके अंदर एक बच्ची जो है वो करके आज़ादी जिंदाबाद कर रही है, रबिया अब्दुल करीम। हाँ, तो मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया के अंदर मोमेंटम है और एहसास भी है बहुत सारों का। इसीलिए मैं कहता हूं जो लोग निकले हैं ना जी, वो हीरोइज्म भी है उनका, लेकिन अगर वो बैठ गए या चले गए तो इसका मतलब ये है कि आपने एक और जंग के अंदर थोड़ा, जब किसी को जख्म लगाया जाए तो दर्द तो होता है और उसके बाद रिएक्शन भी आता है, लेकिन उसके बाद आपने उसको न्यू नॉर्मल बना लिया। इस वक्त जो कहा जा रहा है, एक साइड पे ये कहते हैं कि ये दोनों का ताल्लुक नहीं है, एनआरसी अभी नहीं होगा। आज अमित शाह का इंटरव्यू भी करा दिया, हालांकि उसके सारे वीडियोस मौजूद है। उसके अंदर 4 दिन पहले उसने कहा था कि एनआरसी पहले सीएए आएगा, फिर उसके बाद एनआरसी आएगा, उसके बाद घुसपैठियों को निकालेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे जो इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हैं, आज फैसले 2 और हो गए। कॉलर आ गए, उसके बाद में बताना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहां से बात कर रहे हैं, तारुफ कराइएगा। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम है जी आसिफ, मैं बहरीन से बात कर रहा हूँ। जी आसिफ साहब फरमाइए। जी, मैंने सिर्फ ये कहना है कि ये जो कानून बनाया इन्होंने इंडिया में, उसमें 3 कंट्रीज को शामिल किया है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफसोस की बात यह है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरफ से कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस या कोई किसी किस्म का बयान नहीं आया इस कानून के खिलाफ। सही। और पाकिस्तान में डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान से शायद कोई इतने लोग इफेक्ट नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द अफगानीज एंड मोस्ट ऑफ द बंगालीज दे आर इन इंडिया। बट अफसोस की बात यह है कि वो लोग नहीं बोल रहे हैं। जी, आपकी इंटरेस्टिंग बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश की तरफ से स्टेटमेंट आई, कॉज ऑफ वो कॉशन और कंसर्न का इजहार हुआ है। ऑपोजिशन में तो किया, स्टेट के अंदर मिनिस्टर्स ने भी किया, बल्कि उन्होंने 2 मीटिंग्स भी और विजिट्स भी कैंसिल कर दी जो इंडिया की तरफ। अफगानिस्तान को तो आपको पता, अफगानिस्तान का जो मामला है, मामला ये है कि करजई साहब के जमाने में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उस वक्त जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता था ना जी वहां पे अमेरिका, तो उनके 2 बर्ड्स बैठे होते थे उनके कंधों पे। एक साइड पे अफगानिस्तान बैठा होता था जिसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंडिया का इन्फ्लुएंस है, और दूसरी साइड पे बांग्लादेश, क्योंकि हसीना वाजिद साहब आ चुकी थी और वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब कारमा आने वाला है। एक बात तो ये है कि इन लोगों का पेट जो है ना हमारी नफरत से नहीं भरना, इनकी नफरत जो है वो अफगानिस्तान भी जाएगी। जो मक्का में जाके कह रहे हैं यार अब सोचेंगे ये मंदिर बनाओ तो बाकी क्या रह गया, बिल्कुल ये मेंटालिटी। कॉलर आगे फिर बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ करवाइएगा। जी आवाज आ रही है आपको? सर मैं, जी हाँ सर आवाज आ रही है मुझे। मैं बात कर रहा हूँ बीबर गिरियाज सर, कोयटा से। जी जरा हुक्म।
या सर, मैं ये कह रहा था कि हम लगातार कश्मीर के ऊपर स्पीचेस करते हैं और लगातार डिबेट्स करते हैं। जी जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आल पाकिस्तान लेवल किया और मैंने जो है कोयटा लेवल पे मैंने स्पीचेस किए हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि लगातार हम ये कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। तो सर इसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बुक जब पढ़ता हूँ सोशल स्टडी की बुक, दूसरे बुक्स। जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। मेरे ख्याल में आप थीसिस वगैरह वाली जो बात कर रहे हैं, पहले तो दरख्वास्त ये है कि आप इंटरनेशनली कश्मीर के ऊपर किताबें देख लें, कितनी पाकिस्तान ने लिखी हैं, कितनी इंडिया ने। इंडिया ज़्यादा इस पे स्कॉलरशिप भी करता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कश्मीर, मैं दरख्वास्त कर दूं, ना सिर्फ जंग से या डायलॉग से नहीं होगा, बल्कि आपको पूरे के पूरे अपनी 100% लगाना पड़ता है। उसके अंदर चालें, उनका जवाब चालों से देना पड़ता है। ठीक है, एंड में यह है कि अल्लाह खैरुल माकिरीन, लेकिन फिर भी आपको अपना जो है जितने भी चालें हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, फिर होगा। और इसके अंदर दुश्मन को फंसाना है, और उसके लिए अगर हम काम करते रहेंगे तो हो जाएगा। सर मुझे यासिर साहब दो बातें आपको बतानी है। आज के दिन उनकी काबीना के अंदर 2 फैसले हुए। एक आपने मरदमशुमारी कहा था, इसको NPR कह रहे हैं ना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इट इज नॉट मरदमशुमारी, इट इज मोर देन मरदमशुमारी। और इसका मैं बताता हूं क्या है। एक तो ये सही है इसमें कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, लेकिन ये डोर टू डोर जाएंगे और विजुअली सर्टेन करेंगे कि कौन बंदा कहाँ रहता है। ठीक है, फिर उससे ये अंडरटेकिंग लेंगे कि 6 महीने पहले भी यहाँ थे और 6 महीने बाद भी रहोगे। अच्छा। इसका मतलब क्या है कि आपने अगले बंदे को ये बाउंड कर लिया और लॉक कर लिया अपने दिमाग में कि ये बंदा जो है कहाँ पे मौजूद है और कब इसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो NPR है, ये NRC के भी जो है ना 0.01 जो है वो किस्त बन गई। उसके बाद ये CAA आता है, फिर वो NRC आता है। तो इस वक्त इंडिया के अंदर जो होने जा रहा है, ये जितने भी झूठ बोल ले अमित शाह, जितने भी मोदी झूठ बोल ले, बात यह है कि अब जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो एक एक करके उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाएगा। दूसरा फैसला आज के काबीना के अंदर ये हुआ है कि एक पोस्ट जो है जिसका मैं बार बार जिक्र करता था, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बनाई जा रही है, जो कि अब तकरीबन एक मिनिस्टर होगा, तकरीबन वर्दी के अंदर तो मिनिस्टर बन के बैठेगा। लेकिन वो बंदा जो है, उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे यहाँ अभी भी लोग इंडियन मीडिया को मान रहे हैं कि बिपिन रावत शायद उसका हेड हो या ना हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर बिपिन रावत जो है उसका हेड नहीं बनाना, तो ये बिपिन रावत के रिटायरमेंट के दिनों के एन साथ कोइंसाइड करते हुए क्यों पोस्ट बन रही है। उसका मतलब ये क्लियर है कि अगला CDS जो है वो बिपिन रावत बनने जा रहा है। और उसके जरिए से जिस तरह इन्होंने आर्मी को कंट्रोल किया है, डिमोरलाइज किया है, उसी तरह से नेवी को, एयरफोर्स को भी करके ये सारे का सारा नरेंद्र मोदी के चमचा आर्मी बनने जा रही है। उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म खत्म कर देंगे और वहां पे सिर्फ और सिर्फ जुल्म ज्यादती होगी। ये बिल्कुल हिटलर फार्मूला है और ये बिल्कुल आपके सामने, देखें क्या होता है। बिल्कुल ठीक है जी, और इस पे मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि ये मामला न यहाँ पे रुकेगा न यहाँ पे ठहरेगा, बल्कि जितनी बर्बरियत होगी हिंदुस्तानी अवाम में से, कहूँगा सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदुस्तानी अवाम बाहर निकल गई है और हिंदुस्तानी अवाम को ये रियलाइज़ हो गया है कि उनसे क्या ख़ता सरजद हो गई है इनको दोबारा लाके, क्योंकि इन्होंने तो अजाब क्रिएट कर दिया उनके लिए। आपको अगला टॉपिक जनाब शामिल करते हैं प्रोग्राम में, जिसमें पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम जो है वो जुलाई 2019 को IMF ने अप्रूव किया। $6 बिलियन का ये प्रोग्राम, और इसके तहत क्योंकि मुख्तलिफ ट्रेंचेस के अंदर ये अमाउंट रिलीज़ की जाती है, और ट्रेंचेस का जो ताल्लुक होता है वो एक सर्टनली कुछ कंडीशनैलिटीज़ के साथ होता है। जब वो कंडीशनैलिटीज़ पूरी होती हैं या वो प्रोग्राम ट्रैक पे होता है, तो फिर अगली जो किस्त है या ट्रेंच है या इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज़ किया जाता है। मजमूई तौर पे पहली किस्त रिलीज़ हुई, उसके बाद अब जो है फैसला किया गया है IMF की जानिब से कि $452.40 मिलियन की ये जो दूसरी किस्त है इसको रिलीज़ किया जाएगा। तो मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान को अमाउंट मिल जाएगी IMF से वो 1.4
4.0 अरब डॉलर रकम मिलेगी। इसमें जो अच्छी बात है फारूक साहब वो ये है कि IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है और IMF ने ये बात की है कि पाकिस्तान को जो जो हमने ये पैरामीटर्स दिए थे कि ये पैरामीटर्स हैं, इसके बाद आपको सेकंड ट्रांच रिलीज होगी, उन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम हुआ है, जिसके रिजल्ट्स शॉर्ट टर्म में आना शुरू हो गए हैं और उम्मीद ये की जाती है कि इसके मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी आएं और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर खड़ी हो सके। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी की गई, जिसमें बहुत ज्यादा एतराज हुआ जब ये मनी डिवैल्यू का मामला हुआ, जिससे डॉलर रेट ऊपर चला गया, पाकिस्तानी करेंसी जो है वो नीचे चली गई, तो उसके ऊपर ये बात हुई कि इससे काफी हद तक आम पाकिस्तानी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। लेकिन वो मामला जो माजी में होता रहा कि हम डॉलर कर्ज की सूरत में लेके एक मसनूई तौर पे डॉलर की डिमांड को पूरी करते रहे, जिससे इसकी रेट तो अब बरकरार रहता रहा, 105, 110, 115, 120 की रेंज में रहता रहा। लेकिन नुकसान ये होता है कि हमें हर थोड़े अरसे के बाद लोन लेते हैं। अब ये चीज ट्रांसपेरेंट हो चुकी है और इसको मार्केट फोर्सेस की जहां तक बात है वो एक तो एक्सचेंज रेट का बड़ा ताल्लुक है। दूसरा जो हुकूमत ने जबरदस्त काम किया वो ये काम किया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि वो सरप्लस में कन्वर्ट हुआ है और हमारे जो ट्रेड जो डेफिसिट्स हैं उसको भी काफी हद तक इन चाइना के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ उसमें बेहतरी हुई है, यानी कैश फ्लोज के ऊपर काफी काम हो रहा है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इसका एक ताल्लुक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ भी है, बाकी मामला भी हैं, उसके ऊपर जो हमारे कंट्रोल्स हैं वो दिन ब दिन सख्त हो रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और जो बाकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी। तो इत्मीनान का इजहार ओवरऑल है IMF प्रोग्राम के हवाले से और मेरे ख्याल इस पर अगर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान के इसमें फर्क सा भला है। जी, मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि IMF की तरफ से एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ओवरऑल जो है सिचुएशन इज गेटिंग बेटर। उसके अंदर आपने ये करंट अकाउंट का कहा, उसका खास तौर पे पिछले महीने का तो हमें पता है कि वो सरप्लस में गया, भी सुना है कि थोड़ा कम हुआ हुआ है, लेकिन उसकी वजह थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर ये जो गैस वगैरह की वजह से प्रेशर पड़ता है। लेकिन बात ये है कि सबसे जो खौफनाक बात होती थी वो ये थी कि हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर आता था वो ब्लीड बहुत करता था, वो बाहर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, मुल्क में आने के लिए कम होता था, तो उसको भी थोड़ा सा बैलेंस कर लिया गया। ये जो एक्सचेंज रेट का आपने फरमाया ना जी, एक्सचेंज रेट से एक बात हुई है कि जब आपकी करेंसी जो है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करने लगती हैं तो उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता रुपी एप्रिसिएट होता है तो उसका मतलब ये है कि वो आपकी करेंसी की और आपकी इकोनॉमी को की स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आपको याद होगा जब एकदम गिरना शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा जा रहा था, लोग तो पता नहीं 200 250 की बातें करना शुरू हो गए थे, अब देखें 150 पे वापस आ गया और आगे आगे से नीचे हाँ जी। तो इस तरह से जो है अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी है वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक कौम जो पूरी की पूरी टैक्स नहीं देती थी उसको जादू की छड़ी से टैक्स पेयर बना देंगे। उसके अंदर बहुत सारे आम बादशाहें भी हुई है। उसके अंदर हमने देखा है कि अभी IMF ने गालबन वो जो रेवेन्यू टारगेट है उसको भी रिवाइज किया है। लेकिन ये मामला जरूर है कि एक साइड पे कलेक्शन के प्रोसीजर्स और एक साइड पे जो वो है रिटर्न्स के प्रोसीजर्स हैं उनको हुकूमत कर रही है एड्रेस, उसको मजीद करना पड़ेगा। दूसरी साइड पे लोगों का एटीट्यूड भी चेंज होना है और उसके अंदर हर बंदे को हमें बार बार बताना है कि ये आपकी अपनी इंटरेस्ट के लिए मामला है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो ये जो 4 दिन के लिए अपने पैसे कमाने के लिए डॉलर के अंदर सब कुछ कन्वर्ट करके बैठ जाते हो और उसके बाद फिर गेमिंग करते हो या मुल्क से निकालने की कोशिश करते हो, उससे बेहतर है कि तुम अगर यहाँ पे इस मुल्क को बना लो, चाहे दुबई जाओ या किसी और मुल्क में जाओ, उससे बेहतर नहीं है कि तुम्हारा मुल्क दुबई से बेहतर बन जाए और आपको अच्छे रिटर्न्स दे और आपको प्रोग्रेस दे। तो उसके लिए इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत रही है, हुकूमत उसके ऊपर काम कर रही है। मेरे ख्याल में IMF के साथ आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग एक इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि आपके साथ बैठे हुए मुल्क इंडिया के बारे में आज के दिन IMF ने कहा है कि उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है और ये याद रखिएगा, रेटिंग भी देखिए। हाँ जी, और मोदी इसका तो हो गया ना, लेकिन ये इन्होंने कहा था कि ये वो नहीं है, स्टैगफ्लेशन नहीं है। अब सारे कह रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन है और इसके बाद जो है वो भी हो सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है रिसेशन के बाद। तो इसलिए जो है IMF की दवा लेते हुए सेहतयाब होना ये अच्छी खबर है क्योंकि इन कंपैरिजन आपके रीजन के अंदर बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही। जी
अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं फारूक साहब। ये हम अगर ये कहें कि जी सब कुछ अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा यकीनन वक्त के साथ होगा। रिस्क फैक्टर मौजूद है अपनी जगह पे। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है पॉलिसीज़ के अंदर, और अगर पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट रहेंगी तो यकीनन हमें IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद भी हमारा मुकम्मल हो जाएगा, यानी 100% हम अचीव कर लेंगे वो टारगेट्स। उस टारगेट्स की सूरत में होगा क्या? होगा ये कि हमारे पास एक अच्छा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट का सिस्टम मौजूद हो जाएगा, और उसको फिर हम आगे बढ़ोतरी देते हुए या बढ़ावा देते हुए अपने जो मकासद हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। जैसे हम रेवेन्यू टारगेट्स की बात करते हैं, यानी टैक्स रेवेन्यू की टारगेट्स की, जैसे हम लीकेजेस की बात करते हैं, लीकेजेस नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने जो अच्छे काम किए हैं वो ये काम किए हैं कि पहले ये होता था कि जो कारोबारी हुकूमत था उसको चलाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कर्ज पे इन्हिसार करना पड़ता था, और आपको लोकल बैंक से कर्ज लेना पड़ता था ताकि ये सैलरीज का मामला, बाकी जो चीज़ें हैं उसको। वजह ये थी कि हुकूमत की जो अपने अल्ले तल्ले थे वो इस हद तक ज़्यादा थे कि अरबों रुपए के तो एक्स प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन टूर्स थे, और इसी तरीके से उनकी जो कैंप हाउसेज जिनको कहा जाता है वहाँ पे अरबों रुपए की उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट। एक दीवार का मैं की पढ़ा था कि जो रायवंड में दीवार तामीर की गई उसके ऊपर 1 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आई, और वो भी क्योंकि कैंप ऑफिस फारूक साहब डिक्लेयर्ड था तो उसके ऊपर जितनी कॉस्ट आई वो सारी की सारी हुकूमत पाकिस्तान ने पे की। और दूसरे जो भाई साहब थे मॉडल टाउन में, उनका जितने भी घरों का खर्चा था वो सारा का सारा वो। तो इन तमाम चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इनको अल्ले तल्ले हम कह सकते हैं। और फिर सिक्योरिटी का मामला, बाकी जो मामला थे वो इस हद तक ज़्यादा थे कि ये सारे खर्चे। अब हुकूमत का जो फोकस है वो ये कि अपने खर्चे कम से कम किए जाएं, ऑस्टेरिटी मेजर्स को लिया जाए, खर्चे कम से कम किए जाएं, जिससे इन्हसार जो है वो हमारा बैंक्स के ऊपर, यानी बैंक के कर्जों के ऊपर वो कम से कम पड़े, अपने जो रिसोर्सेज जनरेट हों उन्हीं के ऊपर हो। जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि आपको हमारा भी दिल करता है कि हम PSDP के ऊपर ज़्यादा फंड लगाएं और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, उन पर ज़्यादा लगाएं, लेकिन क्या करें कि जो भी रेवेन्यू हासिल होता है उसका मैक्सिमम जो रीपेमेंट्स में, लोन की रीपेमेंट्स में चला जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो IMF ने जिस बात की तरफ इशारा किया फारूक साहब, वो ये उन्होंने ये भी कहा है कि इन अतराफ में बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है, यानी हुकूमत रेवेन्यू इंक्रीज के ऊपर इकदाम कर रही है, हुकूमत लीकेजेस कंट्रोल के हवाले से इकदाम कर रही है, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट के ऊपर काफी उन्होंने हुकूमत की पजीराई की है। इसी तरीके से जो लोन रेशियो है जो पहले ली जाती थी कि लोन टू GDP रेशियो हम कह सकते हैं जिसको, उसमें काफी हद तक बेहतरी आई है, यानी कमी आई है। लोन जो ओवरऑल GDP का जो लिया जाता था उसमें कमी आई। तो ये तमाम जो चीजें अगर इनको इकट्ठा करके देखा जाए तो ये इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर हम कह सकते हैं, मैं मीडियम टर्म में से कह सकता हूं कि हम जो हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी तरफ हम जा सकते हैं। जी, आपने 2-3 बातें जो बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं, जो मुझे इंट्रीग कर रही थी। आपने लल्ले तल्लों की बात की और इसके साथ करप्शन की भी बात की। हमारी प्रायोरिटीज गलत रही है ना जी माजी के अंदर। लेकिन मैं आपको एक दरखास्त करूंगी, जब बजट बनता है या किसी मुल्क के अंदर भी इकानमी होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो या कहीं का भी हो, उसके अंदर करप्शन और बैड गवर्नेंस के जो अखराजात हैं उसको भी फैक्टर इन करके वो सारे बजट बनाए जाते हैं। राइट, इसका मतलब ये है कि प्राइमरीली हमारा मसला, गो के अच्छी बात है कि गवर्नमेंट लीन होगी, गवर्नमेंट जो है अच्छे एफिशिएंट होगी तो उसका एग्जीक्यूशन और सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस जो है बेहतर होगी। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे जो 2 मसाइल है, एक तो ये है कि हम एक विशेष साइकिल ऑफ लोन्स में फंसे हुए हैं, वो फंसते गए हैं। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारा बहुत बड़ा मसला जो है वो ये है कि हमारी इकोनॉमी, देखिए अगर आप और मैं जाके 1 अरब रुपए का उधार ले लें, ठीक है, हमारी कमाई इतनी नहीं है कि आप और मैं जो है उसको सस्टेन कर पाए या उसको सपोर्ट कर पाए। राइट, लेकिन अगर हम अरबपति खरबपति हों और उसके बाद अरबों क्या खरबों के भी उधार ले लेंगे तो हम उसको पे बैक कर सकेंगे। हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा डिसफंक्शन ये है कि हमने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया है। हम क्या चीजें बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, और उनको कैसे क्वालिटी एश्योरेंस के साथ, एनहांसमेंट के साथ बाहर भेजते हैं। बचपन में भी आप सुनते होंगे, मुतालिया पाकिस्तान की किताब में कौन से हमारे 3 या 4 मेजर एक्सपोर्ट्स आती थी। एक टेक्सटाइल था, स्पोर्ट्स गुड था, आलात जराई था, और ये जो कमोडिटीज होती है जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता वो थी। आज भी वही है।
जब आप इस तरह करते हैं और फिर आपके मुल्क के अंदर कंज्यूमर बेस बढ़ रही है और आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो आपकी इकोनॉमी तो बिल्कुल होगी ना। तो इसलिए जरा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह करे सीपैक की वजह से, अल्लाह करे अमेरिका की तरफ से भी जो बिजनेस इंटरेस्ट आ रही है और दीगर जगहों से, उसकी वजह से मुख्तलिफ मशरूमिंग हो, अगर वो होती है तो हम बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हम नहीं कर पाते अब। बिल्कुल जी, हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जो है वो ट्रेडिंग नेशन बन के रह गए हैं। उसकी वजह यही है फारूक साहब कि हम कॉस्ट कंपेटिटिवनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा है। क्वालिटी कंपेटिटिवनेस, क्वालिटी कंपेटिटिवनेस भी आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं कॉस्ट कंपेटिटिवनेस, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं दुनिया में जो चीज़ बनाते हैं, हमारी जो चीज़ बनती है महंगी होती है, जिसकी वजह से वो हम चीज़ इंटरनेशनली बेच नहीं सकते, ज़र मुबादला हम नहीं ले सकते। हमें ज़रूरत है कि हम कॉस्ट कंपेटिटिव, और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस आएगी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने से, उस पर इंडस्ट्री लगाने से, चाइनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स करने से, नई मशीनरी लगाने से, नई प्रैक्टिसेस अपनाने से। उसके बाद हम इंटरनेशनली कॉस्ट कंपेटिटिव भी होंगे, क्वालिटी कंपेटिटिव भी होंगे, और इंशाल्लाह बेहतर उम्मीद यही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज करेंगी। मैं कल कहीं एक और जगह पे पढ़ा था कि पाकिस्तान मौसम सरमा के अंदर भी दुनिया के जो पसंदीदा तरीन ममालिक हैं उसके अंदर भी सियाहों के लिए एक मुल्क करार दिया गया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। जी, नंबर 1, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। इसे हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए और फैलाना भी चाहिए कि लोग अब ना सिर्फ गर्मियों में आ रहे हैं, मौसम सरमा में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब 4 सीजन्स लोगों के लिए ओपन हो चुका है। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीजन के लिए। और बड़े बड़े रिनाउंड को पैमा जो है वो किसी जिसका ताल्लुक इटली से है या किसी और मुल्क से है, वेस्टर्न कंट्री से है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी टीम्स आ रही हैं और उनको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक जुमला बोल लूं, मुझे पता है आपने टॉपिक चेंज करना है, लेकिन कॉस्ट कंपेटिटिवनेस के लिए एक और बहुत जरूरत जो है वो लेबर की कीमत कम करना है, और उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो सही करनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम होगी, मैनेजेबल रेट्स पे होंगी हर चीज़ें, तो शायद मजदूरी या आजिर और अजीर का रिश्ता है वो भी डिफरेंट हो जाए। तो फिर उसकी वजह से भी होता है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर वहाँ जाया जा रहा है बिजनेस लेके जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। जी बिल्कुल ठीक है जी। अगले टॉपिक जनाब क्विकली हम शामिल करते हैं। अगले टॉपिक के हवाले से डिटेल्स, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने पाकिस्तान के 27वें चीफ जस्टिस की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठा लिया है, और पहले ही जो उन्होंने फैसला दिया उस फैसले के अंदर उन्होंने अपना जहन बिल्कुल वाज़े तौर पर पूरी कौम को बता दिया है कि एग्जीक्यूटिव के जो मामलात हैं वो अलग हैं, वो एग्जीक्यूटिव जाने, जो हमारे मामलात हैं हम अपने मामलात देखेंगे और उनके काम में मुदाखलत नहीं की जाएगी। बुनियादी तौर पर एक पटवारी का केस था जिसका फैसला उन्होंने दिया और दरखास्त हवाले से मुस्तरद कर दी। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी देते चलें जी, फिर फारूक साहब से भी बात कर लेंगे। 2022 तक चीफ जस्टिस रहेंगे जी जस्टिस गुलजार अहमद साहब। 1957 में कराची में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कराची के गुलशन स्कूल से हासिल की, फिर नेशनल कॉलेज से BA करने के बाद उन्होंने SM लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री भी हासिल की, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज 18 जनवरी 1986 से किया, फिर 4 अप्रैल 1988 को सिंध हाई कोर्ट में बतौर एडवोकेट काम शुरू किया। और जस्टिस गुलजार अहमद ने 15 सितंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट की वकालत उन्होंने शुरू कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद 27 अगस्त 2002 को सिंध हाई कोर्ट के जज बने, और उस दौरान उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, ND, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आला तालीमी इदारों में मेंबर बोर्ड भी रहे। और आपको बताते चलें कि जस्टिस गुलजार अहमद ने 16 नवंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया, और उनकी क्रेडिट के ऊपर काफ़ी केसेस हैं, जिसमें पनामा केस है, आईनी तरमीम है, मिलिट्री कोर्ट्स है, पनामा गेट्स है, कराची सर्कुलर रेलवे है, तजावुज़ात की खात्मे समेत अहम केसेस की समाअत उनकी क्रेडिट पे आती हैं। NRO भी है मेरे ख्याल में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बेंचेस में वो शामिल थे मेरे ख्याल में, दोनों PMs का जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया। लेकिन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा कह रहा था कि एक्टिविज्म बढ़ेगा, और वो आपको पता क्या होता है, जब आप एक बेंच का हिस्सा होते हैं लेकिन आप सीनियर मोस्ट जज नहीं है या CJ नहीं है, तो पॉलिसी आपकी नहीं, CJ की चल रही है। सही, बिल्कुल आप सही। तो आप जब CJ बनते हैं तो फिर आपको जो है ना पता चलता है कि हमें पता चलता है कि पॉलिसीज क्या होंगी। अच्छा, अगर आप देखें कि ऑफ लेट ज्यादातर ट्रेंड जो है वो यही है जिसको कहते हैं ट्राइकोटमी ऑफ पावर। उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेचर का काम ये है कि वो कानून बनाए मुकन्नना का, अदलिया का काम ये है कि वो तशरीह करे आइन की और जस्टिस दे,
और फिर तीसरा इंतजामिया का काम यह है कि वो पॉलिसीज बनाए और उनको एग्जीक्यूट करे। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर को यूजुअली समझा जाता है कि अपहोल्ड किया जाएगा, लेकिन हमने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का देखा, साकिब निसार साहब के जमाने में, और जो अभी सीजे गए उनके आखिरी महीने में देखा। वो इन तमाम चीजों में कहीं कहीं हमें एक्टिविज्म ज्यादा नजर आया, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है हमारी जुडिशरी का वो ये है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर को भी वो किया जाए और बाकी इंस्टीट्यूशन को भी ग्रो करने का मौका दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी खबर है। ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का जो स्पिरिट होती है वो आपके सामने आती रहती है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कैसे ये आगे चलती हैं बातें, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला कि पाकिस्तान में तमाम इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो। अब हम इंतजामिया और अदलिया को तो देख रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे मुकन्नना के ऊपर थोड़ा सा ये मसला आया हुआ है कि उसके अंदर जो है जरा काम ज्यादा करने की जरूरत है। हमारे मीडिया का भी मसला है। अभी मैं एक अंग्रेजी का प्रोग्राम कर रहा था, मैं पार्लियामेंट पे बात करने लगता था, बात फिर नैब पे पहुंच जाती थी। मैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन की बात करना चाहता था, बात घुमा के फिर मीडिया के जो है ना वो एंगल्स पे। हमें जरा कंस्ट्रक्टिव और उन चीजों पे जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उन पे बात करने की ज़रूरत है। हम खामखा हमारे बहुत सारे साफ़ी हजरात जो है वो ऑब्सेस्ड रहते हैं नामों से और चंद नामों से। अवाम के लिए जब बात करनी है तो पार्लियामेंट जब तक अपना रोल नहीं प्ले करेगा शायद हमारे मुल्क में तरक्की ना हो सके। बिल्कुल ठीक है जी, तरक्की के लिए भी ज़रूरी है, शऊर के लिए भी ज़रूरी है, कानून में तरमीम जो है वो मुकन्नना ने करनी है, कानून बनाने मुकन्नना ने है, तशरीह जो है वो अदालत ने करनी है। ये सारे के सारे रोल वाजे हैं, लेकिन उसमें सवाल यही बनता है कि क्या पार्लियामान अपना काम कर रही है या नहीं कर रही, ये बहुत बड़ा सवाल है और एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी सवाल पूछ रहा है। जनाब, कैपिटल व्यू से इतना ही। यासिर रहमान, फरूख मुताफी, कैपिटल व्यू की प्रोडक्शन टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह ने के बाद।